Morning class. Today we will start with a new chapter from the financial statements and the chapter is cash flow statement. Children, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है. इसको करने में, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में बच्चों को बेसिकली बहुत मज़ा आता है. बट द कंडीशन इज़ दैट योर कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी क्लियर. ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तभी ये चैप्टर करने में आपको मज़ा आएगा. तो आई विल ट्राई टू क्लियर योर बेसिक्स, क्लियर योर डाउट्स. ओके, बट आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम आएगी यू कैन आस्क मी. ओके, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है. ठीक है, आपने, क्योंकि आप कॉमर्स की हैं, आपको पता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैश. कैश का क्या मतलब होता है? कैश का मतलब होता है मनी. ठीक है, कैश का मतलब क्या होता है? कैश का मतलब होता है मनी. जस्ट टेक आउट अ रफ कॉपी एंड ट्राई टू राइट ऑल दीज थिंग्स ओवर देयर. ठीक है, कैश मतलब मनी. हम लोग कैश को जो जानते हैं मनी के नाम से. इसके बाद फ्लो का क्या मतलब होता है? फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट. ठीक है, मूवमेंट. और मूवमेंट किस टाइप के होते हैं? मूवमेंट का क्या मतलब हुआ? मूवमेंट मतलब कैश का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह. तो मूवमेंट कैसा हो सकता है कैश का? या तो वो मूवमेंट इनफ्लो होगा, मतलब कि या तो वो कैश आपके पास में आएगा या फिर उस कैश का आपके पास से आउटफ्लो होगा. ठीक है, या तो वो कैश आपके पास में आएगा या तो उसका आउटफ्लो होगा. तो यही मूवमेंट होता है और यही उस कैश का फ्लो होता है. ठीक है, कैश का मूवमेंट. कैसा मूवमेंट? उसका इनफ्लो या आउटफ्लो. अगर बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर कैश आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस कैश का इनफ्लो हो रहा है. ओके, और अगर वही बिजनेस एंटरप्राइज से कैश जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि उस कैश का क्या हो रहा है? उस कैश का आउटफ्लो हो रहा है. अब आप कोशिश करेंगे कि आपको नाम से याद रखना है. कैसे याद रखना है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो. इनफ्लो मीन्स दैट यू आर रिसीविंग द कैश and outflow means that you are making the payment in cash, right? And what is the meaning of statement? Statement means document. ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट. तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब है, तो आप इसको कैसे बताएंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. मतलब हिंदी में अगर समझे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, अगर हमारे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं दैट मीन्स वो कैश का इनफ्लो हो रहा है, और अगर हमारे बिजनेस से पैसे जा रहे हैं तो उसका मतलब है कि कैश का आउटफ्लो हो रहा है. तो सबसे पहले मीनिंग क्या हुई कैश फ्लो स्टेटमेंट की? अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. और ये पर्टिकुलर पीरियड मेनली कैसा होगा? ये पर्टिकुलर पीरियड जनरली हमारा 1 साल का होता है. ठीक है, 1 ईयर का. और आप जानते हैं कि 1 ईयर हमारा जो बिजनेस में होता है वो कब से कब तक होता है? बेसिकली 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है. अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स. क्यों ज़रूरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना एक बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर? सबसे पहला इसमें पॉइंट बताया गया है टू असर्टेन द सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज. ठीक है, आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट्स जानने के लिए ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के, मतलब ऑपरेटिंग के थ्रू, इन्वेस्टिंग के थ्रू और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद हमारे पास में किस किस तरह से कैश और कैश इक्विवेलेंट्स आ सकते हैं. ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ जहाँ से हमारे पास में कैश का इनफ्लो हो सकता है. ठीक है, कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है इसको मैं आपको बता भी चुकी हूँ कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के अंदर. कैश इक्विवेलेंट्स मीन्स दैट आर द थिंग्स दैट कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश. ठीक है, जिसको हम कैश में मेजर कर सकते हैं, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कैश इक्विवेलेंट्स. राइट, अगर नहीं पता था तो आपसे प्लीज़ याद रखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट है टू असर्टेन द एप्लीकेशंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑन द एंटरप्राइज. अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग ये सब क्या है. अभी हम लोग इसके बारे में आगे बात कर रहे हैं.
लेकिन फ़िलहाल आपको ऑब्जेक्टिव्स में ये याद रखना है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमारे पास में कैश आ सकता है और कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ पर हमें इन कैश पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ कैश, राइट। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट है टू असर्टेन द नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब कि पेमेंट और रिसीट्स करने के बाद, ठीक है, आपको जो पैसे मिल रहे हैं और उस पैसे को जो आप पेमेंट कर रहे हैं उनको पूरा करने के बाद में आपके पास में कितना जो है चेंज हो रहा है आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, मतलब आपके पास में पेमेंट्स ज़्यादा हो रही हैं या आपके पास में उसकी रिसीट्स ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। ये आप असर्टेन करते हैं अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। ऑब्जेक्टिव्स आप एक बार वापस से पढ़ेंगे, मीनिंग आप एक बार वापस से पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है, पॉज द वीडियो, रिपीट इट, रिवाइंड इट, वॉच इट अगेन, एंड स्टिल इफ़ यू हैव द डाउट यू कैन आस्क। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जो आज हमें कवर करना है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम कितने टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं? बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब ये एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या रोल्स होते हैं इनको हमको समझना होगा आज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, फिर बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग के बारे में, एंड देन हम बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग के बारे में। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं उल्टी तरह से चलूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। सबसे पहले हम फाइनेंसिंग की बात करेंगे। फाइनेंसिंग की बात बच्चों क्या करेंगे हम, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं आप खुद अभी समझेंगे इस बात को। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, देन व्हाट यू नीड द फाइनेंस, आपको पैसे चाहिए। फाइनेंस का क्या मतलब होता है? फाइनेंस का मतलब होता है कि वी नीड मनी, हमें पैसा चाहिए, हमें कैश चाहिए। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम उन चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं जहाँ जहाँ से हमारे पास में पैसे आते हैं। आइदर वो पैसे आप बैंक से ले रहे हो, आप शेयर्स इशू कर रहे हो, आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, ठीक है। जिस किसी से भी आप पैसे लेंगे, जिस किसी से भी आप पैसे लेंगे वो आपका हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले अगर आप एक बात समझिए, अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा? आपको पैसा चाहिएगा, आपको कैश चाहिएगा। तो जब तक आपके पास कैश नहीं होगा, आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो क्या आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए वजह से हमको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों की जिसके अंदर से हमारे पास में पैसे आ रहे हों। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, पैसे आने का मेन वे हमारे पास एक होता है बैंक लोन, ठीक है। दूसरा होता है कि हम शेयर्स इशू करें, ठीक है। और तीसरा हमारे पास थर्ड होता है कि हम डिबेंचर्स इशू कर दें। अभी शेयर्स डिबेंचर्स आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप ये याद कर रख सकते हैं एटलीस्ट कि ये दोनों चीज़ें, शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो, हम पब्लिक से मांगते हैं पैसे विद द हेल्प ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही पढ़ना है। जब हम शेयर्स डिबेंचर्स पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से इस बात को समझ सकेंगे। तो अब एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि हमें जो पैसे हैं वो बैंक लोन से, शेयर से, डिबेंचर से मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो उनका आपको रिटर्न भी करना होगा, ठीक है। तो बैंक पे आप क्या देते हैं, खुद सोचिए एक बार। बैंक को आप क्या देते हैं? जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को आप क्या देते हैं? बिल्कुल सही बात, आप बैंक को देते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। सिमिलरली जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, ठीक है, तब भी हम इंटरेस्ट देते हैं। जो हमें पैसे देंगे ना डिबेंचर्स के, हम उन्हें क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। और जब शेयर्स हम इशू करते हैं तो उसका नाम थोड़ा सा बदल जाता है, हम उनको देते हैं डिविडेंड्स, ठीक है। तो कहने का मेरा बेसिकली मतलब यहाँ पर ये है कि जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ से आपके पास पैसे आ रहे हैं और आप जो चीज़ों उनके उस पर आप उनको रिटर्न दे रहे हैं, दोनों चीज़ें किसके अंदर जाएंगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। अब आपको एक बात और सोचनी पड़ेगी यहाँ पर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जैसे जैसे आपके पास पैसे आएंगे तो वो आपके लिए क्या हो रहा है? इनफ्लो की आउटफ्लो? खुद सोचिए एक बार। आपके लिए जो आप पैसे ले रहे हैं थ्रू बैंक लोन, थ्रू शेयर्स, थ्रू डिबेंचर्स, वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए क्या होगा? इनफ्लो होगा पैसे का कि आउटफ्लो होगा?
इनफ्लो होगा। अगर जिसने इनफ्लो सोचा है बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके थ्रू हमारे पास पैसे क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप बैंक को लोन लिया है और आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, शेयर्स पे आप डिविडेंड दे रहे हैं, डिबेंचर्स पर भी आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तब आपका इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है? तो आपका आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप पैसे उनको दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमारा इनफ्लो होगा तब तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर उसको ऐसे ही दिखाएंगे, जब भी आउटफ्लो होगा तो आउटफ्लो को हम ब्रैकेट्स के अंदर उसकी वैल्यू दिखाते हैं और ये वैल्यू हमारी डिडक्ट हो जाती है। क्लियर? ये बात भी मैंने आपको बता रखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाते वक्त कि कोई भी निगेटिव वैल्यू है हम उसको किसके अंदर, हम उसको ब्रैकेट्स के अंदर शो करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अब आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। आप समझिए, अगर आपके पास एक बार पैसे आ गए हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सामान खरीदेंगे। सामान मतलब गुड्स नहीं, सामान मतलब आप बिल्डिंग खरीदेंगे, आप लैंड खरीदेंगे। तो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो सारे के सारे क्लासिफाई किए जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, जितने भी फिक्स एसेट है, पहले हमारे पास लैंड तो होगा तभी तो हम बिजनेस स्टैब्लिश कर सकेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे तभी तो इस्टेब्लिश कर सकेंगे, फर्नीचर लाएंगे तभी तो काम आगे बढ़ेगा ना। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं वो क्लासीफाई हो जाते हैं। डन? क्लियर है? अच्छा, अब आपको वापस एक बात सोचनी है। अगर आप सामान खरीद रहे हैं, मतलब अगर आप फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं, तो आपके कैश का इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? आपके कैश का आउटफ्लो होगा, क्योंकि आप सामान खरीदेंगे, बदले में आपके पास से कैश क्या होगा, जाएगा। तो आपके पास कैश का आउटफ्लो होगा। सिमिलरली अगर आप सामान बेच देंगे, अपने फिक्स एसेट को सेल कर देंगे, तो आपका इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? आपका इनफ्लो होगा कैश का। इन बातों को ध्यान रखना है। तो अगर आपके पास में जो है, अगर आप सामान को सेल कर रहे हैं, मतलब कि अगर आपका आउटफ्लो हो रहा है तो आप ब्रैकेट्स में ही शो करेंगे, और अगर इनफ्लो हो रहा है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू शो कर दीजिए। ठीक है, तो फाइनेंसिंग में जहाँ जहाँ से हमारे पास फाइनेंस आता है वो चीज़ें जाती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। हम जो जो फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं वो जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब आपके पास फाइनेंस आ गया, आपके पास फिक्स एसेट्स भी आ गए। अब आप क्या करेंगे, अब जो पर्पस है बिजनेस का हम उसको कैरी करते हैं। ठीक है, जो पर्पस है हमारे बिजनेस का हम क्या करेंगे, हम उसको कैरी करेंगे। जो मेन ऑब्जेक्टिव है जिस लिए आपने उस बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया है। तो एक तरह से देखें तो सबसे मेजर काम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर होता है। लेकिन अगर आप सही से देखें तो अगर आपके पास फाइनेंस नहीं होगा तो आप क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं। अगर आपके पास में फिक्स एसेट्स नहीं होंगे तो क्या आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं। तो सबसे मेजर रोल किसका होता है? फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जितना भी बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर काम हो रहा है वो सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। तो इसमें बच्चों आपके पास में क्या बचा? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, जितने करंट एसेट्स होते हैं और जितनी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं वही हमें चाहिएंगी ऑपरेट करने के लिए। करंट एसेट्स ही चाहिएंगे, रॉ मटेरियल चाहिएगा, वो सारा कुछ जाएगा, कैश चाहिएगा, वो सारा कुछ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। हम छोटी मोटी अमाउंट बोरो करेंगे, वो भी किसके अंदर जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। राइट? तो इतना आपको पहले बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स इन तीनों समझ में अच्छे से आ गए तो आपको आधी मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मैं आपके लिए एक बार पढ़ दे रही हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज। क्यों मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ है? क्योंकि यहीं पर सामान बनकर सेल होता है, इसलिए ये मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। एज सच दे इंक्लूड कैश फ्लो फ्रॉम those transactions and events which enter into the ascertainment of net profit or net loss of the enterprise। इसके अंदर हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को असरटेन करने में काम आते हैं, मतलब कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। हमने इसको रीसेल करने के लिए नहीं ख़रीदा है, बल्कि हमने ख़रीदा है अपने लिए। ठीक है, क्योंकि वो बिज़नेस हमारा है।
Cash flow from financing activities. Financing activities are the activities that result in change in capital and borrowings of the enterprise. ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से हमारी कैपिटल चेंज होती है और हम जो भी पैसा अपने बिजनेस में लगाते हैं दैट आर इंक्लूडेड इन दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. आई होप चिल्ड्रन आपको इतना कुछ क्लियर है. प्लीज़ इसको एक बार वापस रिवाइज करिए. कल पढ़ते हैं हम लोग वापस से मिल करके फॉर्मेट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है, फॉर्मेट हम कल बात करेंगे, लेकिन आज आपका होमवर्क है कि आपको इतना कुछ रिवाइज करके रखना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.